आगरा से है, जहां पर जहरीली शराब पीने से अब तक 8 लोगों के मौत की आशंका है। ताजगंज के देवरी गांव में अब तक 8 लोगों में दम तोड़ दिया है। जिला प्रशासन और आबकारी विभाग पर लापरवाही का आरोप लगा है और आशंका ये भी है कि मरने वालों की संख्या बढ़ भी सकती है। तो बड़ी खबर आगरा से है, जहां पर जहरीली शराब पीने से अब तक 8 लोगों की मौत की आशंका है। ताजगंज के देवरी गांव में अब तक 8 लोगों ने दम तोड़ दिया। जिला प्रशासन और आबकारी विभाग पर लापरवाही का आरोप है। मरने वालों की संख्या में इजाफा भी हो सकता है। और नितिन हमारे साथ जुड़ गए। नितिन, आगरा की बात करें, अलीगढ़ की बात करें, बस जिले का नाम बदलता है, कहानी वही बनी रहती है। मौतें होती हैं, उसके बाद प्रशासन का कार्रवाई का नाटक शुरू हो जाता है। देखिए, बिल्कुल इस मामले में यही है कि अभी तक कोलारा कला गांव जो थाना डौकी में पड़ता है और देवरी गांव, कुल मिला के 8 मौतें हुई हैं इस दोनों गांवों में। और ऐसे में हालांकि प्रशासन की तरफ से प्रेस नोट जारी करके इन सारी चीजों का खंडन किया गया है। कहा गया है कि किसी भी मरीज की जो तबीयत है, जो लगातार बिगड़ी है, उसके पीछे शराब, जहरीली शराब कोई इशू नहीं है। कोई हाई फीवर से पीड़ित है तो किसी कोई अलग बीमारी से पीड़ित है, तो कहीं ना कहीं। लेकिन जो परिवारीजनों का ये कहना है कि ये शराब पीने के बाद उनकी हालत बिगड़ी और उसके बाद अस्पताल ले जाया गया और वहाँ उनकी मौत हुई है। अब ऐसे में परिवारीजन, जो पीड़ित परिवारीजन है, उसको प्रशासन कैसे झुठला सकता है? और बिल्कुल नितिन, और प्रशासन की बात करें तो प्रशासन तो वैसे भी कुछ नहीं मानता। कोरोना से मौतें होती थी और ये कहते थे कि कार्डियक अरेस्ट आया, हार्ट अटैक हुआ, फेफड़ों ने काम करना बंद कर दिया। प्रशासन की तो आदत में है। तो क्या ये मान लिया जाए कि ये जो पूरी घटना हुई है, प्रशासन की लीपापोती में वो माफिया बच जाएंगे जिनकी वजह से मौतें बढ़ रही हैं? बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से, चाहे वो देवरी गांव हो, कोलारा कला गांव हो, चार लोग दोनों जो है 8 लोगों की मौत अभी तक हो चुकी, पुष्टि हो चुकी है। अनिल की मौत हुई है कोलारा कला गांव में। वहां प्रशासन ने प्रेस नोट में कहा है कि पोस्टमार्टम में जहरीली शराब पीने का तथ्य नहीं सामने आया है, हमने विसरा को सुरक्षित कर लिया है। ऐसे ही रामवीर है, वो भी कोलारा कला गांव के रहने वाले हैं और उनको बताया कि वो हाई फीवर से पीड़ित है। लेकिन परिवारीजनों का कहना है कि पप्पू की दुकान से उन्होंने देशी शराब ली और उसके बाद उनकी हालत बिगड़ी है और अस्पताल ले जाया गया और वहां उनकी मौत हो गई। तो अलीगढ़ की जो कहानी है उसको आगरा में भी दोहराने की कोशिश है जिला प्रशासन, जिलाधिकारी और कहीं ना कहीं जो आबकारी अधिकारी और पुलिस, इसकी सीधी भूमिका है कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है। अभी हाल ही में सूचना आ रही है कि कैरई मोड़ पर भी एक दुकान के बाहर हंगामा किया है। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से लगातार इस समय आगरा में अगर मौत हो रही है और परिवारीजन और ग्रामीण अगर ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं शराब पीने के बाद मौत हुई है, तो इस पर कहीं ना कहीं ठोस तरीके से जांच की जरूरत है। प्रशासन ने खानापूर्ति के लिए इस मामले में अपर जिलाधिकारी नगर, एडीएम सिटी, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन और आबकारी विभाग की जो संयुक्त टीम गठित कर दी है और जांच के लिए निर्देश दे दिए हैं। लेकिन अगर कल ये मौतों बिल्कुल, और जांच के बाद परिणाम कितना अच्छा आगरा का प्रशासन देता है, वो पारस अस्पताल के बाद समझ में आ भी गया था। शुक्रिया नितिन आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। बलात्कार के आरोप में जेल में बंद घोसी से बसपा सांसद अतुल राय ने एमपी एमएलए कोर्ट में मामले की अग्रिम विवेचना की अर्जी दाखिल की है और अपने ऊपर लगे बलात्कार के आरोप की दोबारा जांच करवाने की मांग की है। अतुल राय की इस अर्जी पर 27 अगस्त को सुनवाई होनी है, लेकिन अभियोजन पक्ष के वकील ने सांसद अतुल राय की अग्रिम विवेचना की अर्जी का विरोध किया है। सांसद अतुल राय पर बलात्कार का आरोप लगाने वाली युवती की आज ही मौत हो गई। पीड़िता ने 16 अगस्त को दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के बाहर मामले के मुख्य गवाह के साथ आत्मदाह की कोशिश की थी। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था। आपको बता दें कि पीड़िता ने वाराणसी के लंका थाने में अतुल राय के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज करवाया था। और मऊ के सांसद अतुल राय पर रेप का आरोप लगाने वाली पीड़िता की आज दिल्ली में मौत हो गई। पीड़िता का राम मनोहर लोहिया अस्पताल में इलाज चल रहा था। पुलिस और प्रशासन पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए रेप पीड़िता ने अपने एक साथी के साथ 16 अगस्त की सुबह सुप्रीम कोर्ट के सामने आग लगा ली थी। शनिवार को उसके साथी ने दम तोड़ दिया था। बलिया की रहने वाली पीड़िता ने 2 साल पहले लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान वाराणसी के लंका थाने में अतुल राय के खिलाफ रेप का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी। चुनाव में जीत हासिल करते ही अजय राय ने सरेंडर कर दिया था। इसके बाद अतुल राय नैनी जेल में बंद है। आत्मदाह की घटना के बाद हरकत में आई यूपी सरकार ने वाराणसी के तत्कालीन एसएसपी अमित पाठक को उसी दिन गाजियाबाद डीआईजी के पद से हटा दिया। वाराणसी कैंट केसों और मामले की विवेचना कर रहे दरोगा को भी निलंबित कर दिया गया। रेप के मामले की जांच के लिए एसआईटी भी बना दी गई।
बांदा जेल में बंद पूर्वांचल के माफिया डॉन बाहुबली बसपा विधायक मुख्तार अंसारी की मुश्किलें फिर बढ़ गई हैं। प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार पर आरोप तय कर दिए हैं। मुख्तार अंसारी पर महावीर प्रसाद रूंगटा को फोन पर धमकाने का आरोप है कि एमपी रूंगटा को परिवार सहित विस्फोट से उड़ाने की फोन पर धमकी दी गई थी और इस केस में फरियादी नंद किशोर रूंगटा के अपहरण में 1.25 करोड़ की फिरौती मांगी गई। बाद में कोयला कारोबारी नंद किशोर रूंगटा का शव प्रयागराज के झूसी क्षेत्र से बरामद हुआ था और इस मामले में महावीर प्रसाद रूंगटा की ओर से दिसंबर 1997 में थाना भेलूपुर वाराणसी में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। हाल में ही प्रयागराज की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने बाहुबली मुख्तार अंसारी की डिस्चार्ज एप्लीकेशन को खारिज कर दिया था। उधर लखनऊ में पुलिस ने मुख्तार अंसारी गिरोह के गुर्गे शकील हैदर को गिरफ्तार किया। शकील पर फर्जी दस्तावेजों की मदद से बैंकों और आम जनता से 200 करोड़ रुपए की ठगी करने का आरोप है। शकील किस बार हेलीकॉप्टर खरीदने की तैयारी कर रहा था, इसी बीच पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। मुख्तार अंसारी का गुर्गा शकील हैदर एक शातिर ठग है और उसने हिंद इंफ्रासिटी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक रियल एस्टेट कंपनी खोलकर ठगी का धंधा शुरू किया था। शकील ने विभिन्न बैंकों से फर्जी दस्तावेजों से 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन लेकर हड़प लिया। इसके अलावा उसने आशियाने का ख्वाब दिखाकर करीब 70 लोगों से करोड़ों रुपए ठगे। शकील इतना शातिर था कि अपने अपराधों को छिपाने के लिए वो राजनीतिक संरक्षण भी लेने की तैयारी कर रहा था। उसने एक बड़ी राजनीतिक पार्टी के बड़े नेता से संपर्क करके आगामी विधानसभा चुनाव के लिए टिकट भी मांगा था और स्टेटस सिंबल बनाने के लिए शातिर शकील एक हेलीकॉप्टर खरीदने जा रहा था। हेलीकॉप्टर के लिए उसने एक बैंक से बाकायदा फर्जी दस्तावेजों से लोन भी करा लिया था। हालांकि लखनऊ पुलिस ने हेलीकॉप्टर खरीदने से पहले ही शकील को गिरफ्तार कर लिया। कैमरा सहयोगी राजू के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। मेरठ में पुलिस ने स्मैक माफिया तस्लीम के घर की कुर्की कर ली है। पुलिस फोर्स को देखकर लोगों की भीड़ लग गई। पुलिस के अनुसार माफिया के घर में एक तहखाना मिला है, इसमें वो नशे का सामान रखता था। पुलिस ने घर का सामान कब्जे में लिया है और थाने भेज दिया। माफिया रेलवे रोड और सदर थाने से वांछित चल रहा है। पुलिस का दावा है कि माफिया के घर पर स्मैक, चरस और अन्य नशे का सामान काफी मात्रा में रखा रहता था। कुर्की के दौरान घर पर नशे का सामान नहीं मिला। पुलिस ने बताया कि आरोपी के घर में एक तहखाना बना हुआ है, इसमें उसने एक कमरा बना रखा है। पुलिस का दावा है कि वो तहखाने में नशे का सामान छिपा देता था। पुलिस जब दबिश देती थी तब वो तहखाने में घुस जाता था। मुजफ्फरनगर में सिंचाई विभाग के डाक बंगले पर यूपी सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल के सामने ही सिंचाई विभाग के अधिकारी के साथ उद्योगपतियों ने धक्का मुक्की की। इसके बाद व्यवसाय, शिक्षा एवं कौशल विकास राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने किसी तरह बीच बचाव कर मामला शांत कराया। दरअसल हुआ ये कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा हटाने को लेकर सिंचाई विभाग और उद्योगपतियों के बीच विवाद चल रहा था, जिसके निपटारे के लिए कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने एक बैठक बुलाई थी, जिसमें शहर के कई उद्योगपति मौजूद थे, जहां पर सिंचाई विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हरीश शर्मा को बुलाया गया था, जो देर से आए। इसके बाद पहले से गुस्से में दिख रहे उद्योगपति पहले बहस और फिर धक्का मुक्की करने लगे। उद्योगपतियों का कहना था कि सिंचाई विभाग को सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाने से पहले नोटिस देना था, लेकिन उसने बिना नोटिस के जबरन फैक्ट्रियों की दीवार गिरा दी। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर थाना क्षेत्र के इंडस्ट्रियल एरिया में कई फैक्ट्रियां संचालित हो रही हैं, जिससे कुछ पर आरोप यह है कि सिंचाई विभाग की जमीन पर अवैध कब्जा कर फैक्ट्रियां चला रहे हैं। तुमको ये मौका ना लगे कि साहब मुझे तो आपने मौका अपनी बात करने का मौका ही दिया। अधिशासी बंदा को इस प्रकार का व्यवहार ठीक नहीं है। ये उद्यमी है, सरकार को टैक्स देना काम करते हैं और उनका कहना यह है कि हमने कोई भी जमीन अतिक्रमण नहीं कर रखी, निशानदेही कराओ, हम जमीन खाली कर देंगे। इस बीच की बातचीत करने के लिए मैं उसको बुलाया था, वो मामले का पटाक्षेप हो गया। एक कमेटी बनाने के लिए हमने कहा है, कमेटी बनेगी, निशानदेही करेगी, अगर अतिक्रमण हुआ तो अतिक्रमण हटाया जाएगा। मंत्री जी ने सूचना दी थी, सवेरे पूछा था मैंने मंत्री जी से कि मिलना चाह रहा था, तो मंत्री जी ने बुलाया था, थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया। मैं मंत्री जी के घर गया, मंत्री जी इंस्पेक्शन हाउस पे आ गए थे। ये अभी कुछ शासन के निर्देश में पूर्व में चलित अतिक्रमण क्षेत्र है, उसमें से कुछ अतिक्रमणकर्ताओं का अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। हमारे कुछ फैक्ट्रीज हैं, उनके पीछे नहरवाई का एक रजवाया जाता था, जो कि पिछले 50-60 साल से बंद है।
नहरवाई विभाग ने कोई नोटिस दिए बगैर ना फैक्ट्री वालों को बताया, ना शासन प्रशासन को उन्होंने सूचित किया। बुलडोजर लेकर लगभग 200-250 लोग फैक्ट्रियों को तोड़ते चले गए, ना उन्होंने कोई पत्र दिखाया। बहुत गंदा व्यवहार वहाँ के उद्योगपतियों से और वहाँ पे लोगों से करा। नहीं मांगने पर उन्होंने कोई ये दिखाया कि जी आपकी कितना अतिक्रमण है। भाजपा के दिग्गज नेता कल्याण सिंह, जो कि कभी सपा के पूर्व मुखिया मुलायम सिंह के साथी भी रहे थे, उनके अंतिम दर्शन में किसी भी पार्टी नेता के ना शामिल होने से सपा भाजपा के निशाने पर है। तो वहीं कल्याण सिंह के नाम पर सड़क का नामकरण किए जाने से सियासी गलियारों में कई मायने देखे जा रहे हैं। समर्पण और सिद्धांतों की राजनीति करने वाले भाजपा के दिग्गज नेता पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं। उनकी अंतिम यात्रा में उमड़े जन समूह को सबने देखा, जिसमें कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री और कई विपक्षी दलों के नेता तक शामिल हुए। लेकिन यूपी में कभी उनके साथी रहे सपा के पूर्व मुखिया मुलायम सिंह यादव का अपने साथी को श्रद्धांजलि न देना राजनीतिक गलियारों में सियासत का सबब बन गया है। भाजपा सांसद सुब्रत पाठक ने ट्वीट किया, हिंदू हृदय सम्राट कल्याण सिंह जैसे जनप्रिय नेता को अगर मुलायम सिंह और अखिलेश यादव श्रद्धांजलि सम्मान नहीं देंगे तो इससे उनके कद पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर लखनऊ में ये दोनों कल्याण सिंह के आखिरी दर्शन कर लेते तो इससे कार सेवकों पर गोली चलवाने वाली समाजवादी पार्टी को अपने पाप धोने का आखिरी मौका जरूर मिल जाता। लेकिन विनाशकाले विपरीत बुद्धि, यही इनकी तालिबानी मानसिकता को दर्शाता है। स्वर्गीय बाबू कल्याण सिंह जी, जो कि हिंदू समाज के सबसे बड़े नेताओं में से हैं, उनको यदि श्रद्धांजलि अखिलेश यादव या उनकी पार्टी नहीं देती है तो इससे उनके कद पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन निश्चित रूप से जिस प्रकार से यदि वो श्रद्धांजलि देने कल उनको लखनऊ में आते तो शायद उनकी पार्टी के द्वारा जो कार सेवकों की जो हत्या की गई थी उसके पाप उनके धुल सकते थे। जहां कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन में सपा और कांग्रेस का कोई भी नेता शामिल नहीं हुआ था, जिसके बाद से दोनों दल भाजपा के निशाने पर है, तो वहीं माना जा रहा है कि कल्याण सिंह के नाम पर कई सड़कों के नाम रखने से पार्टी को चुनाव में फायदा भी मिल सकता है। एक बार फिर कल्याण सिंह के सहारे ही उत्तर प्रदेश बीजेपी 2022 में न केवल पिछड़ों को अपने साथ लाने की कोशिश करेगी बल्कि हिंदुत्व का एजेंडा जो है उसे भी धार देगी। देखिए, सबसे पहले कल्याण सिंह के नाम पर अयोध्या में जो हनुमानगढ़ी से राम मंदिर सड़क जाती है उसका नाम करने का ऐलान किया डिप्टी सीएम ने। इसके अलावा 6 और शहरों में उनके नाम पर सड़क का नामकरण होगा और जहां पर सड़क का शिलापट लगाया जाएगा वहां पर कल्याण सिंह की बड़ी सी एक तस्वीर भी लगाई जाएगी। इसके अलावा कई जिलों में माना जा रहा है कि लखनऊ में, अयोध्या में और अलीगढ़ में इन जगहों पर कल्याण सिंह की बड़ी प्रतिमा भी लगाई जाएगी। साथ ही साथ सरकार कल्याण सिंह के नाम पर कुछ योजनाओं की भी घोषणा कर सकती है। भाजपा ने अपने दिग्गज नेता के कद और भगवान श्री राम के प्रति समर्पण को देखते हुए अयोध्या में राम मंदिर तक जाने वाली मुख्य सड़क का नाम कल्याण सिंह के नाम पर रखने की घोषणा की है। इसके अलावा प्रदेश के 6 शहरों में सड़क का नामकरण कल्याण सिंह के नाम पर किया जाएगा। राम भक्त, राष्ट्र भक्त, हिंदू हृदय सम्राट, गरीबों के, पिछड़ों के, दलितों के, वंचितों के हितैषी थे। उन्होंने अपना सारा जीवन और अपनी संपूर्ण राजनीति का जो निष्कर्ष है वह भगवान श्री राम के लिए और देश का प्रदेश के लिए समर्पित किया। आज यह सच है कि अयोध्या जी सहित लखनऊ में भी, अलीगढ़ में भी, बुलंदशहर में भी, एटा में भी, प्रयागराज में भी प्रमुख जो मार्ग है वो बाबूजी कल्याण सिंह जी के मार्ग के नाम से आगे जाना जाएगा। कल्याण सिंह को पिछड़ा वर्ग का बड़ा नेता माना जाता रहा है। ऐसे में उनके नाम पर ठीक चुनाव से पहले याद के रूप में ही सही स्मारक लगाने और मार्गों के नामकरण का फायदा पार्टी को मिल सकता है। लखनऊ से अनुभव शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। इधर उन्नाव पहुंचे बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि ब्राह्मणों का सबसे ज्यादा सम्मान बसपा में है।
सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि प्रदेश में 3 करोड़ ब्राह्मण हैं। 3 करोड़ एक बहुत बड़ी शक्ति होती है और सीट जीतने के लिए 16% नहीं चाहिए बल्कि 30% से ज्यादा चाहिए। इसके लिए भाईचारा बनाइए। दलित भाइयों के साथ 23 और 16 मिलकर बहुत भारी हो जाएंगे। यूपी की हर सीट जीतेंगे। हमने ये भी कहा था कि आप लोग आपस में बटे हुए, जब तक इकट्ठा नहीं होंगे, एकजुट नहीं होंगे, आपकी शक्ति बटी रहेगी। आप आपस का बंटवारा छोड़िए, इकट्ठा होइए, अपने बीच की ऊंच नीच खत्म करिए। हम 20 बिस्वा हैं, 16 बिस्वा हैं, 12 बिस्वा हैं, कानपुर ब्राह्मण है, सनातन है, सरजू पारी है, ये सब छोड़िए और छोड़ करके अपने आप को जब ब्राह्मण के नाम से जानना शुरू करेंगे तब आप 16% हो जाएंगे। बात करते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा के पटल पर 5,721 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया। बुधवार को अनुपूरक अनुदान मांगों में सरकार उसे पारित करेगी। बजट में स्वरोजगार, कोविड की तैयारी, ग्रामीण सड़कों का निर्माण, हर घर नल, केंद्र पोषित और कल्याणकारी योजनाओं पर खास जोर दिया गया। इसके अलावा समग्र शिक्षा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन व केंद्रीय सड़क निधि के तहत भी धनराशि खर्च करने का प्रावधान किया गया है। उत्तराखंड विधानसभा में कुल 5,721 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया गया है। खासतौर से मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना के लिए 16.51 करोड़, मुख्यमंत्री सौभाग्यवती योजना के लिए लगभग 8.5 करोड़ उत्तराखंड विधानसभा में ये अनुपूरक बजट पेश किया गया है।